Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Why potassium so luxury consumption? Potassium ही क्यों luxury consumption show करता है and the other nutrients generally do not show luxury consumption. What is the reason? That luxury consumption is very common with the potassium. तो ये पोटेशियम के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लग्जरी कंजम्पशन शो नहीं करते हैं इन जनरल। पोटेशियम ही ऐसा न्यूट्रेंट है जिसका लग्जरी कंजम्पशन होता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लग्जरी कंजम्पशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लग्जरी कंजम्पशन। इफ यू सी द वर्ड लग्जरी, लग्जरी मीन्स मोर देन रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज़ जिसकी अवेलेबल मोर देन, वी कैन से अवेलेबल और अवेलेबल मोर देन रिक्वायरमेंट और यूज्ड, or we can say used more than requirement, then it is generally termed as luxury. कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे पास हो रही तो हम उसको लग्जरी बोलते हैं। जैसे कार एक सिंपल कार हो सकती है, उसके अलावा हम कोई महंगी कार खरीदें तो लग्जरी कार होगी। इस तरह से कोई घर है, एक सिंपल घर होता है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से चीज़ें बना रखी हैं, स्विमिंग पूल बना रखा है, बहुत चीज़ें बना रखी हैं, तो उसको हम लग्जरी होम बोलते हैं। तो सिमिलरली लग्जरी यहाँ पे मतलब ये है कि जो कंजम्पशन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब प्लांट्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो प्लांट्स है, प्लांट्स हैव मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम देन इट्स रिक्वायरमेंट, कि पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन प्लांट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। वेन एवर एनी न्यूट्रेंट इज प्रेजेंट इन द प्लांट इन एक्सेस, देन इट शो आइदर टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन प्लांट कर लेता है, फिर भी वो ना तो पोटेशियम की टॉक्सिसिटी शो करता है ना दूसरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन देयर इज अ न्यूट्रिएंट इज इन हाई कंसंट्रेशन, एनी न्यूट्रिएंट इन हाई कंसंट्रेशन इन प्लांट, then it may show number one effect is that toxicity of this nutrient. So toxicity होगी, उसके सिम्टम्स आएंगे, कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल डिवीजन, कोई भी प्रोसेस हो उसकी टॉक्सिसिटी होगी। सेकेंडली इज दैट इज हाई कंसंट्रेशन, इट शो एंटागोनिस्टिक effect, means it affect the availability and function of other nutrient. नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा दूसरे न्यूट्रिएंट में। बहुत सारे एंटागोनिस्टिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। सो व्हेन एवर देयर न्यूट्रिएंट इज हाई कंसंट्रेशन, तो या तो अब टॉक्सिसिटी करेगा तो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्टेड। if it show antagonistic effect on other nutrient, then also metabolic activity is affected, and in this case growth is poor and yield is also poor. But this is not in case of potassium. लेकिन पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होता है। There is in general no toxicity of potassium, and generally potassium do not show antagonistic effect on other nutrient, and plant have more and more absorption of potassium without affecting the metabolic activity of the cell. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल पोटेशियम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसमें पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है प्लांट के अंदर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोई फर्क नहीं आता है, एंड दिस इज नोन एज लग्जरी कंज्यूमशन। सो पोटेशियम इज प्रेजेंट इन एक्सेस विदाउट अफेक्टिंग द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, चेक हो जाएगी, कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो लग्जरी कंजम्पशन नहीं होगा। And other nutrients have such type of symptoms, toxicity symptoms or deficiency symptoms of other nutrients. So antagonistic effect is there, means deficiency of other nutrient, तो दूसरे nutrient के function check हो जाएंगे। लेकिन पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि पोटेशियम के केस में ना तो टॉक्सिसिटी है ना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। व्हाई देयर इज सो, पोटेशियम हैज नो टॉक्सिसिटी इन जनरल एंड नॉट shows the antagonistic effect of other nutrient, and its concentration remain high in cell without affecting the metabolic activity of the cell. Actually अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें, सेल स्ट्रक्चर, इट इज सेल वॉल and it is the plasma lemma. This is cell wall composed of cellulose and hemicellulose and lignin.
It is plasma membrane. Plasma lemma generally composed of lipid, protein and minor fraction of carbohydrate, generally consist of lipid and protein. Then vacuole is there. Vacuole is there. Vacuole is the largest part of the cell. Vacuole is there. Nucleus is there. Mitochondria is there. Golgi bodies are there. Lysosomes are there. So many cell organelles are present in cell. And this potassium is stored in vacuole. If it is absorbed, potassium is absorbed by the cell. Potassium ion is absorbed by the cell. It enters into the cell, and this is the cytoplasm actually. This is the cytoplasm in which cell organelles are present. Then potassium is present in cytoplasm that it is stored in the vacuole. So vacuole we can say it is a storehouse. किसी भी न्यूट्रेंट का या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स का, शुगर्स का जो वो होता है स्टोर हाउस, दैट इज वैक्यूल. सो पोटेशियम इज स्टोर्ड इन वैक्यूल. एक्चुअली पोटेशियम रिमेन फ्री इन सेल सैप. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. ना तो ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ना प्रोटीन का है, ना फैट का है, ना किसी विटामिन का है, ना किसी हार्मोन का है. इट रिमेन एज सच फ्री. सो पोटेशियम रिमेन फ्री, पोटेशियम फ्री, potassium ion free in cell. It is not the part of any compound. So it is stored in vacuole, and it is in cytoplasm. It has a regulation. जब ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म में, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ, वैक्यूल ने उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया. एंड वैक्यूल इज नॉन मेटाबॉलिक पूल. रिमेंबर दैट वैक्यूल इज नॉन मेटाबॉलिक पूल. नॉन मेटाबॉलिक पूल मीन्स पूल मीन्स स्टोर हाउस, एंड नॉन मेटाबॉलिक मीन्स देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो देखिए सेल वॉल भी नॉन मेटाबॉलिक है एंड वैक्यूल इज आल्सो नॉन मेटाबॉलिक. तो वैक्यूल के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. उसका ना तो कोई एटीपी बन रहा है, ना एडीपी बन रहा है, ना प्रोटीन बन रही है, ना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ना फैट सिंथेसिस, और कुछ भी नहीं होता है. ये इसके अंदर ऐसा चीज़ें रहती हैं. सो वैक्यूल इज नॉन मेटाबॉलिक पूल, देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अब यहाँ कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, इसका मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही, तो कोई भी आपस में रिएक्शन नहीं करता वैक्यूल के अंदर. नाउ पोटेशियम इज स्टोर्ड एंड इट डजंट अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अदरवाइज क्या होता है, पोटेशियम एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और एंजाइम से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस अफेक्ट होते हैं सेल के. सो पोटेशियम इज मस्ट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल, एसेंशियल रोल ऑफ पोटेशियम इन एंजाइम एक्टिविटी. सो इट इज स्टोर्ड विदाउट अफेक्टिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि अब तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो क्या अफेक्ट करेगा. सेकेंडली, दिस पोटेशियम इज इन गार्ड सेल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो these are the guard cell, and this is the stomata. Stomata. So potassium enter into this guard cell and increases the osmotic potential. Means when it enter into guard cell, it absorbs the moisture, water and guard cell soil, and there is opening of stomata. So it means there is a regulation also in guard cell. In guard cell में भी इसका क्या रोल है, osmotic रोल है in absorption of वाटर. तो यहाँ भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है. सो पोटेशियम इज इन्वॉल्वड इन एंजाइम एक्टिवेशन. नंबर सेकंड, it is stored in metabolic non-metabolic pool, that is stored in vacuole. Third, it is involved in stomata opening and closing. So stomata opening and closing, and this opening and closing is actually रिलेटेड विद द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ दिस गार्ड सेल. तो बहुत बड़ी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. पोटेशियम एंटर करता है गार्ड सेल में, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो सराउंडिंग से मॉइस्चर ले लेता है, तो गार्ड सेल स्वेल कर जाती है, स्टोमेटा खुल जाता है. और जब इसमें से पोटेशियम बाहर आ जाता है, एग्जिट कर जाता है, वाटर भी बाहर आ जाएगा, तो फ्लैसिड हो जाएगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा. सो पोटेशियम इज इन वैक्यूल, देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. पोटेशियम इन इज गार्ड सेल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. It doesn't affect any other metabolic activity, and it is highly mobile in plant. Means it moves from cell to cell, cell to cell, तो lower leaves to upper leaf, upper leaves to lower leaf, बहुत move करता है without affecting any chemical compound. कोई भी chemical compound बनाया, क्योंकि उसका पार्ट ही नहीं है, तो कैसे कार्बोहाइड्रेट को अफेक्ट करेगा. इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को अफेक्ट नहीं करता. इट इज नॉट पार्ट ऑफ हार्मोन, विटामिन एंड लिपिड्स, तो उनको अफेक्ट ही नहीं करता. तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करेंगे. मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम इफ इट इज अवेलेबल इन सॉइल, एंड प्लांट सेल स्टोर इट इनटू वैक्यूल, एंड वैक्यूल इज नॉन मेटाबॉलिक पूल. तो अब क्या है,
कि यहाँ पोटेशियम का स्टोरेज हो रहा है, तो इस कारण से कोई भी टॉक्सिसिटी शो नहीं कर रहा, किसी को भी ये अफेक्ट नहीं कर रहा, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी नहीं है. बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसका वैक्यूल से बाहर आना जरूरी है. सल्फर का भी वैक्यूल से बाहर आना जरूरी है. कैल्शियम का भी वैक्यूल से बाहर आना जरूरी है. कोई भी न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन वैक्यूल, इट शुड बी इन साइटोप्लाज्म फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. So that's why if there is a high toxicity of nitrogen, it definitely will show the toxicity in this cytoplasm, will affect the metabolic activity, cell functions. अब ये तो वैक्यूल के अंदर है पोटेशियम, अफेक्ट ही नहीं कर रहा. अगर साइटोप्लाज्म में भी है तो भी तो ना कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, एक्टिवेट जरूर कर रहा है एंजाइम्स को, लेकिन उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, ना फैट का, ना प्रोटीन का, ना विटामिन का, ना हार्मोन का, किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. तो ये किसी को अफेक्ट ही नहीं करता. तो प्लांट की सेल पे मेटाबॉलिक पे कोई फर्क ज़्यादा नहीं आता और सेल उसको स्टोर करती रहती है. सो दिस इज द रीजन दैट पोटेशियम सोर्स a luxury consumption without showing its toxicity and without having any antagonistic effect on plant cell. तो ये आपको पता होना चाहिए. वैक्यूल इज नॉन मेटाबॉलिक पूल. वैक्यूल के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते, एंड दिस पोटेशियम इज स्टोर्ड इन वैक्यूल, एंड आल्सो इट इज प्रेजेंट इन गार्ड सेल where there is no such more metabolic activity. So this is the reason that it shows a luxury consumption. If we look into the graph, अगर हम ग्राफ में देखें, this is the graph, suppose this is the yield, this is the yield or dry matter, and this is the nutrient concentration. Nutrient concentration, as the nutrient concentration increases, in general, as the nutrient concentration increases, yield increases and it reaches to a level, then it start to decline. So this is the level of nutrient. Nutrient level बढ़ रहा है तो देखिए yield बढ़ रही है, and this is the maximum level. This is the maximum level of the nutrient. This is the nutrient concentration where there is a maximum yield of dry matter. If there is a further increase in nutrient concentration in plant, then yield start to decline. In general, for किसी nutrient के लिए, then it start to decline. तो जैसे ही न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन के बाद जाएगा, थोड़ा सा ये जरूर सेल इसको स्टोर कर लेती है थोड़ी देर तक, एंड दिस ग्राफ इज लाइक दैट, एंड दिस इज द जोन वेयर this is the nutrient concentration zone where nutrients are stored or present in cell without showing toxicity or any antagonistic effect. It is for general nutrient. तो जैसे देखिए न्यूट्रिएंट कंटेंट तो बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये नीचे होता जा रहा है, यील्ड बढ़ती जा रही है. तो या तो ये टॉक्सिसिटी का इफेक्ट हो रहा है या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो रहा है. बट इन केस ऑफ दिस पोटेशियम, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो पोटेशियम के केस में क्या होगा, ये मैं इसके साइड से खींच दे रहा हूँ, ये टॉप पे जाएगा, एंड देन इट इज, सो दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन वेयर इज मैक्सिमम यील्ड, एंड नाउ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग अप टू दिस लेवल. अब ये न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, लेकिन देखिए यील्ड नहीं बढ़ी, ना तो ये रिडक्शन हुआ यील्ड में, ना यील्ड बढ़ी, केवल ये स्टोर्ड हुआ. तो इन केस ऑफ लग्जरी कंजम्पशन देयर इज नो इंक्रीज इन यील्ड. सो लग्जरी, नो इंक्रीज in yield or dry matter. So this question may be asked कि luxury consumption से क्या होगा. luxury consumption से ना तो डिक्रीज करेगी yield, ना ही वो करेगी. no increase, no decrease also. तो no change, we can say no change in yield, neither increase nor डिक्रीज. तो ये जोन जिसका जितना ज़्यादा बड़ा होगा, प्लांट कैन स्टोर मोर न्यूट्रिएंट. एंड फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस की बात करें, दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट इट इज वेरी शार्प, दिस इज लाइक दैट, वेरी शार्प. तो जैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, यील्ड डिक्लाइन कर जाती है. सो इन केस ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट, दिस टॉप इज वेरी नैरो, एंड इन केस ऑफ पोटेशियम, दिस इज फॉर पोटेशियम. This is very wide gap, we can say flat top, longer flat top, and it is no change in yield, and plant can store more nutrient, and it is for micronutrient. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में तो कभी भी लग्जरी कंजम्पशन नहीं होता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शो टॉक्सिसिटी एट ए लिटिल कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, एंड शो डेफिशिएंसी at a little lower concentration. So this is the problem with the micronutrient. जरा सी क्वांटिटी कम हो जाए, जहाँ पे देखिए जरा सी कम हुई, डेफिशिएंसी आने लगी, जरा सी ज़्यादा बढ़ी,
टॉक्सिसिटी आने लगी। तो ये प्रॉब्लम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। बट इन केस ऑफ पोटेशियम इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो इट स्टोर इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन विदाउट इंक्रीज इन यील्ड। अगर लग्जरी कंजम्पशन नहीं होता तो इसका ग्राफ भी क्या होता, ये यहाँ जा करके फिर यहाँ से डाउन होने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिस इज द रीजन दैट पोटेशियम शो लग्जरी कंजम्पशन बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन huge quantity in vacuole. It is highly mobile and moves cell to cell in guard cell and doesn't affect the metabolic function of other nutrient. तो इसी कारण से पोटेशियम नहीं कर रहा है किसी की एक्टिविटी, क्योंकि किसी का पार्ट ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं है, प्रोटीन का भी नहीं है, तो क्यों किसी को अफेक्ट करेगा जब किसी का पार्ट ही नहीं है। अगर पार्ट होता तब ये टॉक्सिसिटी या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता। सो दिस इज द रीजन दैट पोटेशियम शोज लग्जरी कंजम्पशन। थैंक यू वेरी मच।